एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया सा यूनिट जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट में आप दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल होता है, कैसे प्रोसेस किए जाते हैं। एंड सेकेंड चैप्टर में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। नीट में यहाँ से मैं बोल सकती हूँ 5 to 6 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से मिला के आ सकते हैं, क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत कम था पहले, अब ज़्यादा हो गया है। अब क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो इसलिए चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी नाम से लग रहा है कि बायो का मतलब क्या है? लाइफ, लिविंग। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई टेक्निक लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है, हम किसी लिविंग थिंग्स पे हम क्या कर रहे हैं? टेक्निक्स लगा रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा? टेक्निक्स। तो बायो मतलब लिविंग है कोई चीज़। ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें हम टेक्निक लगा रहे हैं। मीन्स हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल सकते हैं छेड़खानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या होता है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेक्निक्स लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इवन सिंस दिस डे द रेनी डेस्कार्ट, the French philosopher, mathematician, and biologist of the 17th century, all the human knowledge, especially natural science, were directed to develop the technologies which add to the creature comfort for human lives as also value to the human life। बोला गया है कि उन समय पहले, हम बात करते हैं 17th सेंचुरी में, एक साइंटिस्ट रहा करते थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्ट। ठीक है, ये क्या थे? फ्रेंच के फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है, बायोलॉजिस्ट भी थे और साइंटिस्ट भी थे। और 17th सेंचुरी में इन्होंने बोला कि ह्यूमन जो है उनकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, जो भी नेचुरल साइंस है उसमें कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं ताकि जो क्रिएटर है, जो हम बोल सकते हैं जो क्रिएचर्स हैं, वो क्या हो जाए? कंफर्ट में आ जाए और ह्यूमन की लाइफ के लिए वो वैल्यूबल ऐड हो। ठीक है, द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना बिकम द ऑर्थोपोसेंट्रिक। ठीक है, जितना भी ये अप्रोच लगा रहे हैं, जो भी ये नेचुरल फिनोमिना करना चाहते हैं, ये क्या होना चाहिए? ऑर्थोपोसेंट्रिक का मतलब है कि ह्यूमन के द्वारा होगा। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गिव राइजेस टू इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज विच ऑल वर्क फॉर द ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। बोला गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कि अगर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया है? इंजीनियर्स बनाए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लाई हैं, इंडस्ट्रीज बने हैं जो कि ह्यूमन के लिए कंफर्ट है, वेलफेयर के लिए है। ठीक है, द मेजर यूटिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एज टू द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजी के इस्तेमाल से। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इनकी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी द 20th सेंचुरी ऑफ शूट ऑफ अ मॉडर्न बायोलॉजी चेंज्ड अवर लाइफ, डेली लाइफ, एज इट प्रोडक्ट ब्रॉड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड द फूड प्रोडक्शन। बोला गया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये 20th सेंचुरी में बोल सकते हैं मॉडर्न बायोलॉजी बन गया। जो बायोलॉजी जो हम नॉर्मल पढ़ते थे, अब ये क्या हो गया? एक मॉडर्न हो गया। क्यों? किसकी वजह से? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। जो हम अपने डेली लाइफ में प्रोडक्ट्स लेते हैं, खाते हैं, उनकी क्वांटिटी, अगर हमको देखेंगे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ गए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्वांटिटी लार्ज स्केल में बना सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। ठीक है, किस किस जगह पे? हेल्थ और फूड प्रोडक्शन में। ठीक है, the basic principle underlying the biotechnological processes and some application are highlighted and discussed in this unit। कुछ बेसिक बातें हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस प्रिंसिपल के बारे में, कहाँ का एप्लीकेशन है, हम उनके बारे में बस बेसिक बातें ही पढ़ेंगे। ठीक है, बोला जाता है कि ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे नेचुरल साइंस है, हम क्यों नहीं उससे हम वहाँ से कोई ऐसी टेक्निक वहाँ पे जनरेट करें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाएं, ताकि ये हमको डायरेक्टली ह्यूमन के लिए डायरेक्टली क्या कर सके? वेलफेयर कर सके, या उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है, वो क्या होगा? ऑर्थोपोसेंट्रिक होगा, मतलब कि ह्यूमन के लिए ही होगा। ठीक है, और किसी के लिए नहीं। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बोल सकते हैं 20th सेंचुरी में आया, और इससे क्या हुआ? जो भी हम अपने डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ। हेल्थ सेक्टर में देखा हमने, इवन हम लोग फूड प्रोडक्शन में भी देखा। तो यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट है हर्बर्ट बोअर। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट के नाम बोले जाएंगे, एक तो हर्बर्ट बोअर होंगे और एक स्टैनली कोहेन होंगे। ठीक है, ये दोनों ही मिलके कुछ ऐसा डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम जो पूरे बायोटेक्नोलॉजी को बदल दिया। ठीक है, तो हम चलिए पढ़ते हैं हर्बर्ट बोअर के बारे में। हर्बर्ट बोअर वॉज बोर्न इन 1936 एंड ब्रॉट अप अ कॉर्नर ऑफ द वेस्टर्न Pennsylvania, where the railroads and mine were the destiny of the most of the young men। बोला गया है कि जो हर्बर्ट बोअर है इनका जन्म 1936 में हुआ
हुआ है, कहाँ हुआ है, ये वेस्टर्न साइड बोल सकते हैं, पेंसिल्वेनिया में हुआ है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, माइंस में काम करते हैं, खदानों में, रेल रोड्स में भी काम करते हैं, उनकी जो उनका जो बोल सकते हैं डिस्टिनी है, जो उनका नसीब है वहीं तक रह जाता है, ठीक है। ही कंप्लीटेड द ग्रेजुएट work at the University of Pittsburgh in 1963 followed by the 3 year of the postgraduate study at the Yale। बोला गया है कि ये जहाँ से बिलोंग करते हैं बहुत पिछड़ा इलाका है, लोग वहाँ पे सिर्फ माइंस में काम करते हैं, रोड की पटरियाँ बनाते हैं, मीन्स बहुत ही पिछड़ी जगह से आए हुए हैं। और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया किस यूनिवर्सिटी से, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कब, 1963। इसके अलावा 3 साल तक और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी कहाँ की, हेलने में की। In 1966, Boer took over the assistant professorship at the University of California at San Francisco। ठीक है, बोला गया है कि 1966 में बोयर को एक असिस्टेंट फेलोशिप मिला, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, किसके द्वारा हुआ, सैन फ्रांसिस्को के, ठीक है। बाय इन 1963 ही परफॉर्म हिज स्टडी ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द इकोलाई बैक्टीरियम विद अ स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। इन्होंने किस पे काम किया, बोला गया है कि 1969 में इन्होंने स्टडी की कि कपल ऑफ, यहाँ पे कपल का मतलब 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखा, कहाँ पे, ई कोलाई के अंदर देखा, और किस तरीके से उसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज क्या थी उसके बारे में देखा। किसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, वो कैची है जो क्या करती है, डिजायरेबल जीन को काटती है, ठीक है। Boyer observed that these enzymes have capability of cutting the DNA strand in a particular fashion which left what has become known as sticky in on the strand। ठीक है, बोयर ने देखा कि ये जो एंजाइम्स है ना, इनके पास कैपेसिटी है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है उनको क्या कर सकती हैं, अपनी रिकॉग्नाइजेशन साइट से उन्हें कट कर सकती हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ वो कट करती वो एंड कैसा हो जाता है, स्टिकी एंड हो जाता है, वहाँ पे आप कोई चीज़ और लाके चिपका सकते हैं, ठीक है। दिस क्लिप्ड एंड मेड पास्टिंग टुगेदर द पीसेस ऑफ डीएनए एज अ प्रिसाइज एक्सरसाइज। बोला गया कि ये जो क्लिप्ड एंड है, ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो हम चाहते हैं दूसरे पीस ऑफ डीएनए को, इसको हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जोड़ सकते हैं। This discovery in turn led to the rich and rewarding conversation in the Hawaii with the Stanford scientist named स्टेनले कोहन। ठीक है, इनकी ये जो डिस्कवरी है बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं अच्छी हुई, जिनका कन्वर्सेशन किससे हुआ, एक हवाई के, बोल सकते हैं कहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ, हवाई में हुआ, जो कि एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के, स्टैनफोर्ड के थे, जिनका नाम था स्टेनले कोहन। ठीक है, कोहन हैड बीन स्टडी इन्होंने, कोहन ने क्या, किस पे स्टडी किया है, इन्होंने स्टडी किया है स्मॉल ringlet of a DNA called the plasmid which flowed about the freely in the cytoplasm of the certain bacterial cell and replicate independently from the coding strand of DNA। देखिए यहाँ पे जो बोअर है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर स्टडी किया है, लेकिन जो कोहन है वो किस पे काम कर रहे हैं, प्लाज्मिड के ऊपर। ठीक है, ये बताते हैं कि जो ई कोलाई है या कोई भी बैक्टीरियल सेल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर क्या होता है, कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल रिंगलेट लाइक डीएनए होता है, उसे प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि फ्रीली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल के मूव करता है, और इसके पास एफिशिएंसी होती है खुद से रेप्लिकेट करने की। ठीक है, खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है। जो मेन जीनोम है या मेन डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया का, वो तो कर ही रहा है, लेकिन ये प्लाज्मिड के पास क्या है, एफिशिएंसी है, खुद ये भी क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। Cohen had developed a method of removing these plasmid from the cell and then reinserting them into the other cell। कोहन ने क्या किया, एक डेवलप किया, मेथड डेवलप किया कि इन जो प्लाज्मिड हैं कहाँ पे, बैक्टीरिया सेल के अंदर, उनको एक बार निकाल लें और उनको फिर दोबारा से रीइंसर्ट कराएं बैक्टीरिया सेल के अंदर। Combining these processes with that the DNA splicing enable the Boer and Cohen to recombine the segment of DNA in a desired configuration and insert the DNA into the bacterial cell which could then act as the manufacturing the plant for a specific protein। बोला गया है कि जब ये सब कुछ सीख रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानता है कि किस तरीके से वो काम करता है, कोई प्लाज्मिड के बारे में जानता है कि वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है जो भी मेन जीनोम है बैक्टीरिया सेल का। ठीक है, और इनको ये भी पता है कोहन को कि किस तरीके से हम प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाल लेंगे और किस तरीके से हम दोबारा से बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल देंगे। जब ये सारी प्रोसेसेस को कंबाइन किया गया तो देखा गया डीएनए स्प्लाइसिंग किया गया, किसके द्वारा, बोयर एंड कोहन के द्वारा, जिससे यहाँ पे देखा गया कि वो सेगमेंट जो डीएनए के सेगमेंट थे, स्प्लाइसिंग में क्या होता था, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े होंगे कि बीच में कौन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा। इंट्रॉन हमारे लिए अच्छा नहीं है,
ठीक है। इंट्रॉन को हमें रिमूव करना है क्योंकि वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है या नॉन कोडिंग सेगमेंट है, ठीक है। तो हमें एक्सॉन चाहिए, हम इंट्रॉन को हटाना चाहते हैं स्प्लाइसिंग में। तो इन्होंने क्या किया है कि जो सेगमेंट्स है डीएनए को, जो हमारे डिजायरेबल वाले हैं, मीन्स जो हमारे एक्सॉन वाले सेगमेंट है जो आगे चल के कोडिंग करने वाले हैं, प्रोटीन बनाने वाले हैं, उनको उन्होंने क्या किया, उसे कट कराया, ठीक है। और इसके बाद अपनी जो डिजायरेबल कन्फिग्रेशन है उसको उन्होंने कट करा के फिर से बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ जोड़ा और दोबारा से इसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। कौन सी प्रोटीन बनाई, जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनने वाले थे एक्सॉन से, उसको उन्होंने वो बनाया। दिस ब्रेक थ्रू वॉज द बेसिक अपॉन विच द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज फाउंड, ठीक है। इनका जो ब्रेक थ्रू जो काम है ये हमको बताता है कि इसी के बिहाफ पे ये बायोटेक्नोलॉजी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो रॉबर्ट यहाँ पे बोर है, उनका जन्म 1963 पे हुआ। बहुत ही बैकग्राउंड फैमिली, इनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड था बहुत ही, बोल सकते हैं बहुत ही गरीब थे, ठीक है। जहाँ से बिलोंग करते थे वहाँ का लोग सिर्फ उनका जो भाग्य था वो क्या करते थे, माइनिंग करते थे, ठीक है। माइनिंग्स वगैरह में रहते थे या फिर रेल रोड्स में रहते थे। बट इन्होंने पढ़ाई वगैरह किया और 1963 में इनको फेलोशिप मिला। इसके अलावा 1969 में ये 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर काम कर रहे थे जो कि ई कोलाई का था और उसके यूजफुल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, ठीक है। ये भी जानते थे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है और उसको स्टिकी बना देता है। आप चाहेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्ट्रैंड ला के जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इनकी मुलाकात किससे हुई, स्टैनली कोहन की, जो स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, स्टैनली कोहन ने अपने लाइफ में स्टडी किया कि जो बैक्टीरिया के सेल हैं उनके अंदर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, जो फ्रीली बोल सकते हैं ये क्या करता है, फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल। और इसके पास खुद से कैपेसिटी है कि खुद से क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके, इसको जीनोम की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर दोनों ने मिल के ही देखा कि किस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोहन ने ये भी देखा कि किस तरीके से वो बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड निकाल सकते हैं और दोबारा से इसके सेल में डाल सकते हैं। तो दोनों ने मिल के देखा कि जो हमारे डीएनए में स्प्लाइसिंग होता है, जो एंट्रॉन है उसको हटाते एक्सॉन को हम जोड़ते जाते हैं स्प्लाइसिंग में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिजायरेबल सेगमेंट है डीएनए का उसको हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करा देंगे, यहाँ पे उनको ऐड कराएंगे और इनको इंसर्ट करा देंगे कहाँ पे, जो डीएनए है किसका, बैक्टीरियल सेल का, मतलब इसके प्लाज्मिड से जोड़कर हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल के बॉडी में डाल देंगे, एज अ होस्ट वो रहेगा। और जब जितनी बार हमारा बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा उतनी बार हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। तो यही होता है बायोटेक्नोलॉजी में कि हम क्या करते हैं, अपना फॉरेन जीन या जो हमारा डिजायरेबल जीन है उसको लेके आते हैं, प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, उसमें कट लगा के उसको जोड़ते हैं। और ये सारी चीज़ें हाथों से नहीं होती, ये सारी चीज़ें एंजाइम की मदद से होती है। जो भी हमने फॉरेन यहाँ पे एलियन या फॉरेन डीएनए निकाला है तो हम एंजाइम की मदद से इसे कट करके निकालेंगे। जो भी हम प्लाज्मिड में कट लगा रहे हैं ये भी एंजाइम की मदद से कट करेंगे। जो भी हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं अपना फॉरेन डीएनए कहाँ पे, प्लाज्मिड के अंदर, ये भी किसकी मदद से होगा, एंजाइम की मदद से होगा। फिर हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को कहाँ भेज देंगे, एक बैक्टीरिया सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया सेल बार बार अपने आप को डिवाइड करेगा और फिर ये हमारा प्लाज्मिड भी बार बार रेप्लिकेट होगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इस चैप्टर में हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस क्या है, यहाँ पे 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेकंड है टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से टूल्स यहाँ लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत पड़ती है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अपना स्पेसिफिक डिजायरेबल जीन या प्रोटीन बना सके, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बना सके। प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आगे चल के स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डील विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस टू यूजफुल टू द ह्यूमन, ठीक है। बोला गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है ये क्या करता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर एंजाइम के ऊपर लगा के हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोसेसेस कर रहे हैं जो ह्यूमन के लिए क्या है, यूजफुल है। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पे हम दूध से दही बना रहे थे, किसकी मदद से, लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया की मदद से। तो वो भी बोल सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बट वहाँ पे क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, दही ही पूरा उठा के डाल रहे थे दूध में, फिर उससे दही बना रहे थे। मतलब हम बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है उसे पूरा डाल रहे थे, ठीक है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है बट वो कन्वेक्शनल मेथड, बहुत पुराना मेथड है, ठीक है।
in this sense making a curd, bread or wine which all are the micro mediated processes could also be thought a form of biotechnology। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो हम कर्ड बना रहे थे, ब्रेड बना रहे थे, वाइन बना रहे थे, उसमें भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेड और वाइन के लिए सेम ईस्ट ही इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे थे, माइक्रोब्स की मदद से अपना हम क्या बोल रहे थे कि प्रोडक्ट्स बना रहे थे। तो ये भी बोल सकते हैं जो थॉट ऑफ, हम सोच सकते हैं कि ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, however it is used in a restricted sense today to refer to such those processes which are used genetically modified organisms to achieve the same on a large scale। लेकिन आज के समय में अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका रिस्ट्रिक्टेड सेंस ये है कि जो भी हम प्रोसेसेस कर रहे हैं किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके जीन में हम चेंज कर देंगे वो क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ताकि हम सेम प्रोडक्ट को अचीव कर सके ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, हम एक ही प्रोडक्ट को, अगर मुझे दही बनानी है तो मैं बार बार दही नहीं जमाऊंगी। ठीक है, बार बार मुझे दही थोड़ा सा लेके दूध में नहीं डालना होगा, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जीन में चेंज कर दूंगी जिसकी वजह से दही का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी लगता है कि जहाँ पे हम जीन में चेंज करते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। और भी प्रोसेसेस हैं, टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसे कि विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, स्पर्म, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओवम होगी अंदर, बाहर से हम स्पर्म को डालते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, कहाँ, टेस्ट ट्यूब में, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, synthesizing a gene and using it develop a gene DNA वैक्सिंग और करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। या तो हम क्या कर सकते हैं, किसी जीन को सिंथेसिस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम किसी जीन को ठीक कर सकते हैं, या फिर हम DNA वैक्सीन बना सकते हैं। इसके अलावा हमको डिफेक्टिव जीन को अगर सही करना होगा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से सही कर सकते हैं। किसी की बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जीन को कट करके निकाल सकते हैं, या फिर हम उस जीन को बदल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हम डिफेक्टिव जीन को, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना है कि कब करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान को प्रॉब्लम है, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे एप्लीकेशंस में बायोटेक्नोलॉजी के, जहाँ पे एडीए डिफिशियंसी हो जाती है, तो वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप डिफेक्टिव जीन को कट करके निकाल देते हैं, वहाँ पे आप बोल सकते हैं करेक्टिव जीन डालते हैं। ठीक है, तब जाके उसका इफेक्ट परमानेंट रहेगा। बाकी अगर आप जो भी करेंगे लाइफ टाइम में, ठीक है, तो वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा, बार बार आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अलावा हम DNA वैक्सीन बना सकते हैं, हम जीन को सिंथेसिस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिफेक्टिव जीन है उसको भी हम सही कर सकते हैं। सब पार्ट है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। आगे देखते हैं, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज अ गिवन डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ द ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है EFB, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये डेफिनेशन बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, पुराने जो ट्रेडिशनल व्यू था हमारा बायोटेक्नोलॉजी को लेकर उसको, और जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को मिला के उन्होंने कंबाइन यहाँ पे बोल सकते हैं डेफिनेशन दिया किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। द डेफिनेशन गिवन बाई EFB, इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनका डेफिनेशन क्या है, देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयरफॉर एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बोला गया है कि हम नेचुरल साइंस में, जो भी नेचुरल साइंस है, जो भी जीन है, हम उसको नेचुरली कट करके उसको इंट्रीगेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मिड में जोड़ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका सेल हो सकता है, या उसके पार्ट हो सकता है उसके बॉडी का, हम उसको क्या कर रहे हैं, नेचुरल साइंस में उसको जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हो रहा है, हम उसको जोड़ रहे हैं और हम उससे क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉगस करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी नेचुरल साइंस है उसमें हम ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म का सेल है या उसका टिश्यू है, उसका जीन है, उसके किसी भी पार्ट को हम क्या करें, नेचुरल साइंस में जोड़ के उसको ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एमंग मेनी देयर आर टू कोर ऑफ द टेक्निक दैट एनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बोला गया है कि यहाँ पे दो कोर ऐसे टेक्निक्स हैं जो बर्थ देते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। पहला दिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंजेस करना है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, कुछ भी वहाँ पे बोल सकते हैं कि चेंजेस करते हैं। इंजीनियर का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ बिगड़ा है तो आप उसको सही करते हैं, किसी भी तरीके से सही करना है। तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी मतलब यही है कि आप यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, उसमें इंजीनियरिंग करेंगे।
टेक्निक्स टू अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। टेक्निक्स टू चेंज और अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। बोला गया है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जो भी टेक्निक की मदद से आप चेंज कर रहे हैं, जिसका आपको देखने को मिल रहा है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जो फिनोटाइप है वो बदल गया है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, मेरे ही जीन में, मेरे जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए और आरएनए में कुछ चेंजेस कर दिया जाए, मेरा कलर जो है वो हो जाए रेड पूरी बॉडी का, तो इससे क्या हुआ, मेरी पूरी फिनोटाइप चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस किया गया है, होस्ट के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो उसका डीएनए है, आरएनए है, उसमें चेंजेस किया गया है ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर में। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम जानते हैं कि आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेशन करके क्या बना पाता है, प्रोटीन, और यही प्रोटीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए का, तो डीएनए तो अपने आप को तुरंत एक्सप्रेस नहीं कर सकता, डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन करके, फिर ये प्रोटीन क्या करेंगे, फिर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, ट्रांसलेशन करके। तो जो प्रोटीन होंगे यही एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, ठीक है, अपने कैरेक्टर्स को यही एक्सप्रेस करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी चेंजेस होगा जेनेटिक मटेरियल में, कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। आप किस तरीके से आप प्रोसेसेस करेंगे वहाँ पे देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब यहाँ पे कोई और दूसरा शब्द नहीं है, यहाँ का मतलब है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई कंटामिनेशन ना हो, वहाँ पे कोई माइक्रोब्स ना ग्रो करे, एकदम क्लीन होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोबल कंटामिनेशन फ्री, एब्सेंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायरेबल माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक द एंटीबायोटिक, वैक्सीन, इंजाइम एक्सेट्रा। बोला गया है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, आप जो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे माइक्रोब्स कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए। जो भी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, जो भी आपका डिजायरेबल माइक्रोब्स है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स है, उनको आप लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, किसकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप पहले वहाँ पे स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाइए, साफ सुथरा रहना चाहिए, किसी और माइक्रोब्स के कंटामिनेशन से खराब ना हो सके। जैसे कि आप एंटीबायोटिक बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, एंजाइम्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। बोला गया है कि चलिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एडवांटेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे, the former provide the opportunity for the variation and formulation of the unique combination of the genetic setup and some of which may be beneficial of the organism as well as population। former का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की गई है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मौके मिलते हैं कि वहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से एक यूनिक सेटअप बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो गैमेट होंगे, माता पिता के जब गैमेट दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे तो उसके पास क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर वेरिएशन आएगा, और ये वेरिएशन एक इंडिविजुअल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, पॉपुलेशन के लिए भी हो सकता है। अब बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे क्या होता है, क्लोन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा यहाँ पे दो माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसमें कोई वेरिएशन देखने को भी नहीं मिलता है, यहाँ पे वो प्रिजर्व रहेगा, जो माँ में है वही बच्चे में होगा, जो पेरेंट में है वही डॉटर सेल में होगा, ठीक है। वाइल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट द वेरिएशन, अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वो क्या करता है, वो परमिट करता है, किसको, वेरिएशन को परमिट करता है, ठीक है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन अ प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लेड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायरेबल जीन। देखिए ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता था, जैसे कि पहले के टाइम पे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में, अगर किसी एनिमल में हम क्या करें, एनिमल ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो हम सोचते थे कि ऐसी गाय लेके आएँ जो खूब ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, और ऐसा बुल लेके आएँ जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो हम क्या करा देंगे, दोनों का हम लोग मेटिंग करा देंगे, दोनों की ब्रीडिंग कराएंगे, जो बच्चा आएगा वो भी क्या होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, और अगर मान लीजिए फीमेल निकलती है, ठीक है, फीमेल बच्चा होता है तो अच्छा दूध देगा,
ठीक है, ये हमारी सोच थी। लेकिन हम ये भूल जाते थे कि हमने तो अपने डिज़ायरेबल चीज़ें तो देखी, लेकिन कुछ तो नॉन डिज़ायरेबल भी होंगे जो हमारे लिए अच्छी नहीं होंगी, अनडिज़ायरेबल चीज़ें होंगी, वो भी तो आएंगे बच्चे में। तो पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में यही होता था, अगर प्लांट ब्रीडिंग हो रही, एनिमल ब्रीडिंग हो रही है, अच्छे गुण तो जाते ही जाते थे, लेकिन जो बुरे गुण थे वो भी चले जाते थे। जो हमारी डिज़ायरेबल जीन थी उनके साथ अनडिज़ायरेबल जीन भी चली जाती थी। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं था कि हम किस तरीके से डिज़ायरेबल जीन को अलग कर सकें। हम अच्छी चीज़ें देखते थे कि अच्छा ये गाय ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं देखते थे कि उसके और भी बुराइयां हैं, ठीक है, हम उसको भूल जाते थे। हम अच्छी चीज़ों को ही सिलेक्ट करके उनका मेटिंग कराते थे या प्लांट ब्रीडिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता था, हमारी डिज़ायरेबल चीज़ तो मिल रही है, लेकिन अनडिज़ायरेबल चीज़ें भी हमको मिल रही हैं साथ में। The technique of the genetic engineering, which included the creation of recombinant DNA, the use of the gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or the set of desirable gene without introducing the undesirable gene into the target organism. ठीक है, बोला गया है कि जो टेक्निक है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ये बहुत ही अलग सा है। इसमें क्रिएशन होगा, इसमें आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप खुद से डीएनए बना रहे हैं, आप खुद से अपने डिजायरेबल जीन को लाते हैं, अपने प्लाज्मिड या फिर बोल सकते हैं जीन टैक्सी पे जोड़ते हैं, वेक्टर पे, और उससे हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। मीन्स कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करें, जीन को ट्रांसफर पहले करेंगे, फिर हम क्या कराएंगे, जीन की क्लोनिंग कराएंगे, कहाँ, होस्ट की बॉडी में, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन था, जो पुराना मेथड था कि डिज़ायरेबल जीन के साथ साथ हमारे अनडिज़ायरेबल जीन आ जा रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारे डिज़ायरेबल जीन ही आए, अनडिज़ायरेबल जीन ना आए, ठीक है। तो बोला गया है कि अगर जो हमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में डिज़ायरेबल जीन के साथ अनडिज़ायरेबल जीन आ रहे हैं, तो उससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिज़ायरेबल जीन को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमारे अनडिज़ायरेबल जीन नहीं आ पाए, फिर हम अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म में उसको भेज देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए विच इज सम हाउ ट्रांसफर इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। क्या आप भविष्य जानते हैं कि जो पीस ऑफ डीएनए है, अगर हम उसे किसी एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, ठीक है। मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर आपने अपना डिज़ायरेबल जीन निकाला, आपने सोचा कि हम इसको बैक्टीरिया के सेल में डाल देते हैं, ठीक है, होस्ट में डाल दिया, अब जितनी बार वो डिवाइड करेगा बैक्टीरिया, उतनी बार हमारा ये जो डिज़ायरेबल जीन है वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डीएनए है, जो पीस ऑफ डीएनए या जीन है, इसके पास खुद कोई एबिलिटी नहीं है कि खुद को मल्टीप्लाई कर सके। बट when it get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host डीएनए। बोला गया है कि जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए था, अगर हम किसी होस्ट के बॉडी में डाल रहे हो, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा, खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं अगर होस्ट के जो जीनोम है उसके साथ अपना ये डिज़ायरेबल जीन है, जो हमारा ये पीस ऑफ डीएनए, उसको जोड़ दूँ, तो अब क्या होगा, अब जितनी बार ये जो होस्ट है अपने आप को डिवाइड करेगा, उतनी बार हमारा जीनोम भी क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। और जब 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे अगर बैक्टीरिया के सेल, तो हर बार मेरा जो जीन है वो भी जाएगा साथ साथ में। मतलब कि ये है कि हम अपने जो पीस ऑफ डीएनए है, जो डिज़ायरेबल जीन है, उसको ऐसे ही ना डाल दें होस्ट की बॉडी में। हमें अपने पीस ऑफ डीएनए को जोड़ना पड़ेगा, किसके साथ, जो भी हमारा होस्ट है बैक्टीरिया सेल, उसके या तो प्लाज्मिड के साथ, या तो उसके जो जीनोम है डीएनए उसके साथ। जितनी बार उसका जीनोम या डीएनए या फिर प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है, ठीक है, वो भी अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और जितनी बार ये बैक्टीरिया सेल 1 से 2 बनेंगे, अपना बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करेंगे, उतनी बार हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है वो भी क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। मतलब कि जो वहाँ पे डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी हमारा डिज़ायरेबल जीन जाएगा। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए है, जो हमारा डिज़ायरेबल पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, इसको हमें क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी उसके पास एबिलिटी होगी वो क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके। इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन। बोला गया है कि जो हमारा डीएनए है या फिर जो हमारा क्रोमोसोम है, उसके पास क्या होता है, मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, उसके क्रोमोसोम में अब उसके पास एक स्पेसिफिक साइट होगी, उसको बोलते हैं ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ही मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डिज़ायरेबल जीन को जोड़ना होगा, ताकि जब रेप्लिकेशन होगा तो हमारा जो जीन है वो भी क्या करेगा, साथ साथ रेप्लिकेट करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मैं जोड़ दूंगी, नहीं, उसके लिए भी स्पेसिफिक जगह होगी। कौन होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, सारा तो नहीं रेप्लिकेट करेगा,
क्रोमोसोम, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा मैं वहीं पे अपना डिजायरेबल जीन ला के ऐसे जोड़ दूंगी। तो जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगा, रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, तो मेरा भी जो डिजायरेबल जीन है, जो फॉरेन जीन है, वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। Therefore, for multiplication of any alien piece of DNA in organism, it need to be the part of the chromosome which has the specific sequence known as the origin of replication। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम अपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स उसमें रेप्लिकेशन कराना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर पहले उसको पार्ट बनाना पड़ेगा, किसका, क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमें अपने फॉरेन जीन को या डिजायरेबल जीन को जोड़ना पड़ेगा। वो स्पेसिफिक पार्ट कौन सा है, origin of replication। Thus, the alien DNA is linked with the origin of replication so that these alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। बोला गया है कि जो alien piece of DNA है, इसको हमें origin of replication से जोड़ना पड़ेगा, और जितनी बार हमारा बोल सकते हैं क्रोमोसोम या जो बोल सकते हैं origin of replication रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार हमारा जो alien piece of DNA होगा वो भी रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कहाँ, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब कि जितनी बार इसका क्रोमोसोम क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार हमारा जो डिजायरेबल जीन है, जो कि उसके क्रोमोसोम के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बगल में ही लगा हुआ है, वो भी क्या करेगा, रेप्लिकेट कर पाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द क्लोनिंग और द मेकिंग द मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्परेरी डीएनए। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोनिंग बोल सकते हैं, जब हमारा डिजायरेबल जीन क्या कर रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, क्लोन बना रहा है या मल्टीपल कॉपी बना रहा है, किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट दैट द कंट्रैक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। चलिए हम लोग पहली बार नजर डालते हैं कि किस तरीके से पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था। देखिए होता क्या है, हर्बर्ट बोअर और यहाँ पे स्टेनली कोहन, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं। कौन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उन्होंने उसको उठाया, देखा कि ऐसे जीन जो क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कि नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता किसी बैक्टीरिया में, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस पे मान लीजिए ये टेट्रासाइक्लिन के लिए, सपोज करिए ये टेट्रासाइक्लिन के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो अगर हम इस पे टेट्रासाइक्लिन डालते हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजिस्टेंट है। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, किसकी मदद से निकाला होगा, ऑफकोर्स निकाले होंगे किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इनका ये जीन निकला। ठीक है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, जो टाइफाइड कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफेरियम। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है, सैल्मोनेला टाइफेरियम, जो टाइफाइड कॉज करने बैक्टीरिया है। इसके पास छोटे छोटे रिंगलेट लाइक यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, प्लाज्मिड प्रेजेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मिड को इनके निकाल लिया, जो ये प्लाज्मिड है इसको उन्होंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पे उनके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जीन्स हैं, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जिसकी मदद से ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड को कट कर रहे हैं। प्लाज्मिड को यहाँ पे देखिए उन्होंने कट करा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कट करके कुछ प्लाज्मिड को ऐसा कर दिया, फिर अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो भी उनका डिजायरेबल जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उन्होंने उसको भी क्या करके कट कर दिया। ठीक है, उससे कट करा के अब क्या करते हैं, अब वो जो कट हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज की मदद से, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, याद रखिएगा, डीएनए लाइगेज की मदद से उसको प्लाज्मिड में जोड़ दिया। किसका प्लाज्मिड है, सैल्मोनेला टाइफेरियम का प्लाज्मिड है, उससे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ रहे हैं। कट किससे करा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। मान लीजिए कट कराने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से क्या हुआ, प्लाज्मिड, और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको क्या कराया, कट कराया। कट करा के फिर हमने प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड में अपना जो यहाँ पे डिजायरेबल जीन है, मेरा डिजायरेबल जीन क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये हमारा डिजायरेबल जीन है, उसको हमने कट कराया और फिर उसको क्या किया, उसको जोड़ा किससे, प्लाज्मिड, किसके प्लाज्मिड से, सैल्मोनेला टाइफेरियम के प्लाज्मिड से जोड़ा, और हमने किसकी मदद से जोड़ा है, डीएनए लाइगेज की मदद से। ये हमारा क्या बन गया, आरडीएनए, मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने उठाया, कहाँ भेजा इसको हमने भेज दिया ई कोलाई। देखिए हमारी ई कोलाई है, उसके पास हमने इसको प्लाज्मिड के साथ, इस बोल सकते हैं इस प्लाज्मिड के साथ, ठीक है, अपने ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मीन्स यहाँ पे हमने आरडीएनए को भेजा है किसके अंदर, ई कोलाई के साथ। अब जितनी बार ई कोलाई क्या करेगी, रेप्लिकेशन करेगी, इसका भी तो जीनोम है। ठीक है, जितनी बार ये ई कोलाई अपना रेप्लिकेशन करेगी या डिवीजन करेगी, उतनी बार अब क्या करेगी, इसके पास भी क्या आ गए हैं, अब इसके पास
नेचुरली प्रेजेंट नहीं था कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, लेकिन अब इसके पास भी क्या हो गया, देखा गया कि इसके अंदर भी चेंजेस कर दिया गया। हमने क्या किया, बाहर से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डाल दिया इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्म में। अब जितनी बार ई कोलाई ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, उतनी बार क्या होगा, उसके यहाँ पे डॉटर सेल के अंदर क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। मीन्स ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे। जो ई कोलाई होंगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है टेट्रासाइक्लिन के लिए हो जाएंगे। तो पहली बार जो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने बनाया अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्या किया था, पहले इन्होंने देखा कि कई सारे मतलब जीन ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब एंटीबायोटिक डालेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, असर ही नहीं कर रहा है, उसको आइसोलेट किया। अच्छा ठीक है, उसको निकाला, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से उन्होंने काट के निकाल लिया। ठीक, फिर देखा सैल्मोनेला टाइफेरियम नाम की बैक्टीरिया जो टाइफाइड कॉज करती है, उसके पास कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे, प्लाज्मिड थे, उस प्लाज्मिड को भी निकाल दिया। ठीक है, अब निकालने के बाद प्लाज्मिड और जो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, कट किससे कराया होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। जोड़ा किसकी वजह से होगा, डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ा। अब ये जो बना हुआ है यहाँ पे, जो नया फॉर्म बना है, जो यहाँ पे हमने प्लाज्मिड और अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ के एक यहाँ पे नया मॉलिक्यूल बनाया है, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग जीन को हमने कॉम्बाइंड कर दिया है। अब फिर हमने उठा के इसको होस्ट की बॉडी में डाल दिया। यहाँ पे होस्ट हमने किसको लिया है, ई कोलाई को होस्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने डाल दिया। वैसे तो ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं पाया जाता, लेकिन हमने बाहर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से हमने इसके अंदर बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला है। तो अब जितनी बार ई कोलाई अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, उतनी बार हमारा भी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये भी रेप्लिकेट करेगा। और जितनी बार ये रिप्रोडक्शन करेंगे, जितनी बार 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4, उतनी बार इनके पास क्या होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इनके अंदर जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA emerged from the possibility by linking the gene encoding the antibiotic resistant with native plasmid। बोला गया है कि यहाँ पे देखा गया कि जो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ठीक है, उसको लिंकिंग किया गया, जोड़ा गया किसके साथ, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक किया गया, जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया, देखिए, उसको जोड़ा गया नेटिव का मतलब किसी का है, यहाँ पे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की। मीन्स की जो जिस सेल के पास प्लाज्मिड होगा उसके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो खुद ही अपना रेप्लिकेशन करेगा, खुद ही एज अ क्रोमोसोम डीएनए की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को किसके प्लाज्मिड से जोड़ा गया है, सैल्मोना टाइफेरियम के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, क्या बना लिया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कहीं से लाया गया और किसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया, सैल्मोना टाइफेरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया। Stanley Cohen and Herbert Boer opinionized in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out the piece of DNA from plasmid which was responsible for confirming the antibiotic resistance। ठीक है, 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोअर ने दोनों ने मिलकर क्या किया, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको आइसोलेट किया, निकाला। ठीक है, कट किया उस डीएनए के पीस को और फिर उसको क्या किया, प्लाज्मिड के साथ उसे फिर से जोड़ दिया, ताकि ये दिखा रहा है कि जो ये प्लाज्मिड है अब ये कैसा हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, इसको आइसोलेट किया इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को और कट आउट किया उसके डीएनए को, ठीक है, प्लाज्मिड से। देन इसको क्या किया, इसको जोड़ के क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया और ये दिखा रहे हैं कि ये कैसा हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। द कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल बाय डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। ये जो कटिंग हुआ, जो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये भी कहीं किसी दूसरे प्लाज्मिड से निकाले थे। ठीक है, ये किसी दूसरे प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाले हुए थे। ठीक है, मैं इस प्लाज्मिड को बनाती हूँ, यहाँ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उन्होंने आइसोलेट किया था, लेकिन वो हाथ से थोड़ी ना कर पा रहे थे। उनके पास क्या हुआ, उनके पास मॉलिक्यूलर सीजर मिल गया और जिसे उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हुआ कि हम अपने डिजायरेबल जीन को क्या कर रहे हैं, कट करके निकाल पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द कट ऑफ द डीएनए, यहाँ पे लिखा गया है द कट पीस ऑफ डीएनए वॉज देन लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए। जो कट पीस ऑफ डीएनए है, जो जीन निकला है, जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, उसको जब प्लाज्मिड से निकाला गया, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब उसको जोड़ दिया गया है किसके साथ, जो सैल्मोना टाइफेरियम था उसके प्लाज्मिड के साथ जोड़ के क्या बना दिया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया गया है। ठीक है, दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज द वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। ये जो प्लाज्मिड है, किसका, सैल्मोना टाइफेरियम का प्लाज्मिड इस्तेमाल किया था उन्होंने। उसका जो प्लाज्मिड डीएनए है ये एज ए वेक्टर की तरह काम कर रहा है, एज ए व्हीकल की तरह काम कर रहा है, एज ए टैक्सी की तरह काम कर रहा है। हम इसे वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, जीन टैक्सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कैरी, हमारा डिजायरेबल जीन को कैरी करके लेके जा रहा है। यू प्रोबेबली नो दैट
आपको याद होगा कि मॉस्किटो एक्ट एज द इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉस्किटो भी क्या है, जो फीमेल एनोफिलीज है, मलेरिया कॉज करा रही है, ये क्या है, ये सिर्फ वेक्टर है, बीमारी नहीं, खुद से नहीं है, पैथोजन नहीं है, वेक्टर है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करके उसके अंदर क्या करे, बीमारी को फैला रही है। ठीक है, खुद क्या है, ये वेक्टर की तरह काम करे, ऐसा व्हीकल काम कर रही है। इन अ सेम वे, उसी तरीके से प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर अ एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट बॉडी। उसी तरीके से जैसे मॉस्किटो क्या करती थी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको मलेरिया हुआ, उससे काट के फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है, उससे काट रही है, तो उसके अंदर भी क्या कर रही है, स्पोरोजोइट छोड़ रही है, उसको भी मलेरिया बोल सकते हैं, पैथोजन छोड़ रही है। तो एज अ वेक्टर काम कर रही है, खुद बीमारी कॉज नहीं कर रही है, बस एक से लेके दूसरे में पहुंचा रही है। ठीक है, एज अ व्हीकल की तरह काम कर रही है। उसी सेम तरीके से जो हमारा प्लाज्मिड है वो भी क्या है, वेक्टर है, जो क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए है, किसके अंदर, होस्ट के अंदर। ठीक है, मैंने जीन कहीं और से निकाला, उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, ठीक है, जीन टैक्सी या फिर हम बोल सकते हैं वेक्टर के साथ जोड़ा, और फिर मैं होस्ट में लेके आके चली गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीन है ना, वो अकेले, अगर होस्ट में अकेले ही चला गया, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना जीन लेके आती हूँ और मैं उसको जीन को इकोलाई के अंदर ऐसे भेज दी, तो ये रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी जीन को अगर मैं वेक्टर के साथ जोड़ दी, ठीक है, ऐसा वेक्टर जो खुद अपने से ही रेप्लिकेशन करेगा, अपने से ही क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा होस्ट की बॉडी के अंदर, तब तो हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो तो अच्छा होगा, उसका भी रेप्लिकेशन हो पाएगा। तो इसीलिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेक्टर के बिना हम अपने डिजायरेबल जीन को होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट नहीं करा सकते। ठीक है, The linking of antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with the enzyme DNA ligase, ठीक है, which act on the cut DNA molecule and join leads it। ठीक है, बोला गया है कि जो ये लिंकिंग करा रहे अपना हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, किसके साथ, जो सेलमोनर टाइफेरियम का जो बोल सकते हैं प्लाज्मिड है, जो वेक्टर, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको हम प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ तभी पा रहे हैं, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से, जो क्या कर रहा है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको जोड़ रहा है, उसको दोनों एंड को जोड़ रहा है, किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। These make a new combination of the circular autonomously replicating DNA created in the vitro and is known as the recombinant DNA। ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है, जो यहाँ पे हमारा ये DNA बन पा रहा है, कि हमने क्या किया है, एक तरफ प्लाज्मिड को कट कराया, एक तरफ हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकाला है, उसको कट कराया है। ठीक है, उसको हमने कट करा के निकाला है। ठीक है, इसको मैं सही से लिखती हूँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने क्या किया, किसी प्लाज्मिड से क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने क्या किया है, कट करा दिया है। ठीक है, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने इसको क्या करा है, कट करा है। बट अगर हमको जोड़ना होगा, हमको जोड़ना किसकी मदद से है, हम इसको जोड़ेंगे किसकी मदद से, हम जोड़ेंगे डीएनए लाइगेज की मदद से। जब हम इसको जोड़ते हैं प्लाज्मिड से डीएनए लाइगेज की मदद से, तो अब क्या बन रहा है, अब बन रहा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कहाँ होगा, ये बाहर हो रहा है। ठीक है, बाहर लैब में बना रहे हैं हम, ये सारी चीजें कहाँ कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, इसीलिए बोला गया कि विट्रो कल्चर हो रहा है। ठीक है, when this DNA transfer into the Escherichia coli, a bacterium closely related to the Salmonella, it could be replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copy। बोला गया है कि फिर हम क्या करते हैं, अपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं कहाँ, Escherichia coli के अंदर, मिस ई कोलाई के अंदर एक बैक्टीरिया जो कि क्लोजली है, किससे मिलती जुलती है, सल्मोनेला टाइफेरियम से, जो अब आगे चल के रेप्लिकेशन करेगी, अपने नए होस्ट सेल बनाएगी। ठीक है, जब अपने नए सेल्स बनाएंगी उसमें भी वो क्या करेगी, रेप्लिकेशन करेगी, किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से रेप्लिकेशन करके अपने डीएनए के स्ट्रैंड बनाएगी। ठीक है, और उसके मल्टीपल कॉपी बनाएगी, हमारे जीन की भी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उनके भी मल्टीपल कॉपी बनेंगे, कहाँ पर, हमारे ई कोलाई के अंदर। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड अ क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन ई कोलाई। बोला गया है जो एबिलिटी है हमारी ई कोलाई की, वो मल्टीपल कॉपी बना रही है किसकी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का। कहाँ पे बन रहा है, ई कोलाई के अंदर बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, सेम मिलता जुलता पेरेंट्स से ही डॉटर सेल एकदम बोल सकते हैं टू कॉपी एग्जैक्ट बन रहा है, उसी को हम क्लोन बोलते हैं। या फिर उसी को हम बोल सकते हैं क्लोनिंग का मतलब मल्टीपल कॉपी बन रहा है जो कि सिमिलर है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बना रहे हैं कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकाल रहे हैं, फिर हम सेलमोनेला टाइफेरियम के जो प्लाज्मिड है वेक्टर उसको निकाल रहे हैं, फिर उसको भी कट लगा रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको हम प्लाज्मिड में जोड़ रहे हैं, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से। और ये सारी चीज़ कहाँ हो रही है, लैब के अंदर हो रही हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया।
ठीक है। जो हमारा प्लाज्मिड था अब वो कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया है। फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर भेजते हैं, उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि जब ई कोलाई जितनी बार रेप्लिकेट कर रहा है उतनी बार हमारा जो ये प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये भी रिप्लिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्लाज्मिड के उस जगह पे जोड़ा है जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। प्लाज्मिड का वो एंड जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमने वहीं पे कट लगा के अपने डिजायरेबल जीन, अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को वहाँ पे जोड़ा है। जितनी बार ई कोलाई आगे चल के क्या करेंगी, बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करेंगी, रेप्लिकेशन करेंगी, उतनी बार इनकी सेल बनेंगे और हर सेल में हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। कि जितनी बार हमारी बैक्टीरियल सेल या होस्ट सेल अपने आप अपना क्लोन बनाएंगे उतनी बार हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी क्या होगा, साथ साथ में क्लोन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जीन ट्रांसफर किया, मतलब कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको भेज दिया, जीन ट्रांसफर किया, ठीक है। इस ई कोलाई के लिए ये तो फॉरेन जीन हुआ, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना इसके लिए तो फॉरेन है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, जीन ट्रांसफर किया। और जितनी बार हमारी ई कोलाई क्या करेंगे, क्लोन बनाएंगे, क्लोनिंग करेंगे, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, इस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्लोनिंग होगा। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उनका भी क्या होगा, क्लोनिंग होगा। आगे देखते हैं, यू कैन हेंस इन्फर दैट देयर आर 3 बेसिक स्टेप इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बोला गया है कि यहाँ पे 3 ऐसे स्टेप हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। आप सबसे पहले उस डीएनए को ढूंढिए जिसके पास क्या है, आपका डिजायरेबल जीन छिपा हुआ है, ठीक है। पहले आप उसे आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। देन इंट्रोड्यूशन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अगर आप उसे आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अपने जीन को कट करके निकाल लीजिए। फिर आप क्या करिए, किसी वेक्टर के साथ उसको जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाइए। एंड देन उसको कहाँ इंट्रोड्यूस करिए, अपने किसी होस्ट के अंदर। जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है डीएनए उसको वेक्टर के साथ जोड़ के अपने होस्ट के बॉडी में क्या करिए, उसको भेज दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कराइए, ठीक है। थर्ड क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए इन दी होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। बोला गया है कि आपको डीएनए जो भी आपने बनाया, जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तो होस्ट की बॉडी में चला गया, तो आप उसको मेंटेन करिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफर करिए डीएनए को। जब यहाँ पे आपका जो होस्ट है जितनी बार क्लोनिंग करेगा, जितनी बार यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जितनी बार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से सेल बनते जाएंगे, उतनी बार ही आपका जो डिजायरेबल जीन है वो भी क्या होगा, क्लोन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, आपको अपना जीन आइडेंटिफाई करना। जो भी आपका डिजायरेबल जीन है उसे आइडेंटिफाई करिए डीएनए में, फिर उसको कट करके निकलवाइए, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। उसको कट करने के बाद अपना वेक्टर को लेके आइए, ठीक है। वेक्टर प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, ठीक है। अपने वेक्टर को लाइए, फिर अपने वेक्टर में भी कट करिए और वेक्टर के साथ अपना यहाँ पे डिजायरेबल जीन, जो भी आपका डिजायरेबल जीन है उसको क्या करिए, जोड़िए। वेक्टर के साथ अपने डिजायरेबल जीन को जोड़ के क्या बनाएंगे आप बनाएंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, ये जो सारी चीजें हो रही है लैब के अंदर हो रही है। फिर ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको फिर क्या करेंगे, होस्ट के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब होस्ट के अंदर चला गया तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो जितनी बार आपका होस्ट रेप्लिकेट करेगा, जितनी बार उसका क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा उसकी बॉडी में, उतनी बार आपका डिजायरेबल जीन भी रेप्लिकेट होगा, क्योंकि आपने प्लाज्मिड के उस पार्ट पे जोड़ा जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था। और जितनी बार आपका होस्ट डिवाइड करेगा, मीन्स क्लोनिंग करेगा, क्लोन बनाएगा, 1 से 2, 2 से 4, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उतनी बार आपका जो डिजायरेबल जीन है वो भी क्या करेगा, क्लोन करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जितनी बार आपका होस्ट अपने प्रोजेनी सेल बनाएगा उतनी बार आपका जो डिजायरेबल जीन है, जो आपका ट्रांसफर किया गया डीएनए है, वो भी प्रोजेनी में आएगा, वो भी अपना क्लोनिंग करेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि इससे हम ये देख पा रहे हैं, पहला हेल्पफुल ये हो गया हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी का कि जो भी हमको जीन निकालना है, डिजायरेबल जीन, हम उस जीन को काट के निकाल ले रहे हैं, हम अनडिजायरेबल जीन को छू ही नहीं रहे हैं, हमको ज़रूरत ही भी नहीं है, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से अपने डिजायरेबल जीन को कट करके निकाल रहे हैं, वेक्टर के साथ उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि वो वेक्टर के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पार्ट बन जाए, तभी तो रेप्लिकेट कर पाएगा होस्ट की बॉडी में। अगर मैं अपना फॉरेन जीन लेके आती हूँ और उसको होस्ट में ऐसे ही इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, चाहे होस्ट कितना
रेप्लिकेशन कर ले, कितना बार ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर ले, कितनी बार क्लोनिंग कर ले, लेकिन हमारा डिजायरेबल जीन में चू से चू नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना आइडेंटिफिकेशन करना अपने जीन को, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कराना है, फिर एज अ वेक्टर का पार्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, उसका हमें पार्ट बनाना है। देन हमको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करना है, किसी होस्ट के सेल में भेजना है, जो कि बैक्टीरिया होगा, सबसे बेस्ट ई कोलाई होता है, उसके अंदर भेजेंगे। जितनी बार वहाँ पे उसका जीनोम बोल सकते हैं रेप्लिकेशन करेगा, उतनी बार हमारा प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा और हमारा डिजायरेबल जीन भी उससे जुड़ा हुआ वो भी रेप्लिकेट करेगा। और जितनी बार हमारा होस्ट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके क्लोन बना रहा है, अपने क्लोनिंग कर रहा है, उतनी बार हमारा डिजायरेबल जीन भी उसके प्रोजेनी सेल में जा जाके वो भी ढेर सारे क्लोन बन रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक सिंगल जीन के बहुत सारे मल्टीपल कॉपी ऑन लार्ज स्केल बन सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के फायदे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।